गुड इवनिंग हर्षिता। बेटा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे केटीजी, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो, अभी स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो थोड़ा थियोरेटिकल रहेगा, क्योंकि मतलब बेसिकली चैप्टर भी थियोरेटिकल ही है, लेकिन इन द एंड मैंने क्वेश्चंस ऐड करे हैं कुछ जो एनसीईआरटी के भी है और प्रीवियस ईयर में आए हुए, मतलब आईआईटी मेंस वगैरह के क्वेश्चंस है। तो मेक श्योर वहां तक आप रहो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत जल्दी पेस पकड़ेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको चीजें समझ में है, इसमें रहना हो। अच्छा, एक बात बताओ, एटम की डिस्कवरी किसने की थी? सॉरी, जॉन डाल्टन। बिल्कुल बिल्कुल, जॉन डाल्टन ने की थी, ठीक है। और चैट से बेटर है कि आप लोग माइक मतलब माइक ऑन करके बात कर लेना, ठीक है। चैट पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी देखना पड़ता है, माइक ऑन होगा तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, तो जॉन डाल्टन ने 1803 में बात की थी एटम की। बेटा एटम को ना इतना बड़ी डिस्कवरी माना जाता था कि मतलब साइंटिस्ट बोला करते थे कि अगर एक मोमेंट पे अर्थ खत्म भी हो जाए, है ना, अर्थ पे से लाइफ खत्म हो जाए, मर मरा जाए लोग, उसके बाद भी अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी जगह होगी जहां छोड़ दी जाए कि आगे जब कभी लाइफ हो तो वो इंफॉर्मेशन रहे, तो वो इंफॉर्मेशन एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में होनी चाहिए। मतलब इतना इंपॉर्टेंट एटम कॉन्सेप्ट था। इसमें बहुत तेजी से, मतलब डिस्कवरीज को बहुत तेजी से बातें हुई। वो बातें हुई 1873 में, जब हमारे को मिली एक थ्योरी विच इज काइनेटिक थ्योरी। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो काइनेटिक वर्ड है, ये मोशन से रिलेटेड है ना, मोशन से एसोसिएटेड है, राइट? यस बिल्कुल। यस यस तो मैम। बिल्कुल बेटा, अब एक बात मुझे बताओ, जितनी भी हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, मतलब जो हम जानते हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनमें से कौन सी स्टेट आपको रैंडम मोशन मोशन का मतलब एडवांटेज देती है? सबसे ज्यादा कौन सा देती है? गैस। गैसेस। यस बिल्कुल, इसीलिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके इस थ्योरी को पढ़ते हैं। इसका अगर मैं आपको एक लाइन में जिस्ट दूं ना, एक लाइन में छोटा सा इसका मतलब फील दूं क्या है ये, तो ये बोलती है बेसिकली कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं, दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन, दे आर इन कांस्टेंट मोशन, हमेशा मोशन करते रहते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम बात कर रहे हैं एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना, एंगस्ट्रोम में जाके इनकी डायमेंशंस है। तो एक बात बताओ, एंगस्ट्रोम में जब ये चीजें हैं, तो आप हर चीज इनकी बिल्कुल परफेक्टली इनके एट्रीब्यूट्स काउंट नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। यस मैम। इसीलिए हम गैसेस में बेटा एवरेज प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, ठीक है, एवरेज प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है। अब ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसमें बहुत सारे assumptions है, देयर आर अ लॉट ऑफ assumptions। अब एक बात मुझे बताओ बेटा, जब हम assumptions कंसिडर करने लगते हैं, तो हम रियलिटी से दूर जाते हैं। भाई assumptions क्या है? जो भी रियल फैक्टर्स है उनको ओवरलुक करके कुछ अलग चीजें मानना, है ना। यस यस मैम। मैम। तो यस मैम। ये जो assumption है, बिल्कुल ये assumptions हमें आइडियल कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, और हम यहाँ गैसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम जाते हैं आइडियल गैसेस पर, ठीक बात। बट यस मैम। प्रैक्टिकल लाइफ में वी हैव रियल गैसेस, इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब जैसे मैंने बोला कि हम एवरेज कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, तो मैं आपको 2 क्वांटिटीज बताऊंगी विच आर एवरेज, ठीक है। पहली है मीन फ्री पाथ, ठीक है। देखो आज हम इनका डिस्कशन कर रहे हैं, और अगर हम लोगों की 12th क्लास साथ होती है, तो एक डिस्कशन बिल्कुल यही सेम, यही डेफिनेशन, यही नाम हम 12th में डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो अच्छी चीज है, कोशिश करना वहां तक लेके जा पाओ। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो, ये जो येलो से मैंने मॉलिक्यूल बनाया ना, इसको फोकस करना।
इसके अलावा मैं 3-4 मॉलिक्यूल्स और बना रही हूँ, ठीक है, उनको नहीं स्टडी कर रहे हम सिर्फ येलो वाले मॉलिक्यूल को स्टडी करें। अब देखो हुआ क्या है कि ये जो येलो वाला मॉलिक्यूल है ना, ये ऐसे आया और इस वाले मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर गया, ठीक है, फिर यहां से डिफ्लेक्ट होके इधर गया और इधर कोलाइड कर गया, फिर यहां से डिफ्लेक्ट होके इधर आया, इधर कोलाइड कर गया, ठीक है। ये कौन कर रहा है? येलो वाला मॉलिक्यूल। तो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट कोलिशन उसने यहां फेस किया, सेकंड कोलिशन यहां फेस किया, थर्ड कोलिशन यहां फेस किया, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट कोलिशन और सेकंड कोलिशन के बीच का डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड λ1, या इसे बोलते हैं फ्री पाथ। सेकंड और थर्ड कोलिशन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज λ2, ये भी क्या है? फ्री पाथ। तो आपको फ्री पाथ का डेफिनेशन समझ में आया? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल। अब मैंने क्या कहा था कि ये बिल्कुल छोटे छोटे वैल्यूज पे हम बात कर रहे हैं, एंगस्ट्रॉम्स में जाके, तो हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट स्टडी नहीं करेंगे, हम करेंगे एवरेज को। तो बेटा इसका डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से डिजाइंड है कि इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस। ठीक है बेटा, इसको आप ऐसे लिख दो, लैम्डा मीन इज इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2 प्लस दिस एंड डिवाइडेड बाय n। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये जो इसने λ1 का डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट फ्री पाथ, ये सपोज ट्रेवल करने में इसको टाइम लगा τ1 का, इधर ट्रेवल करने के लिए इसको टाइम लगा τ2, ठीक है। तो बेसिकली इन सारे टाइम्स का जो मीन है दैट विल गिव यू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इज दैट ओके? Yes, ma'am. समझ में आया। ठीक है, ठीक है, आप इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस। अच्छा, एक और मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ, लोगों ने इनसे कहा कि जब तुम बोल रहे हो कि लगातार रैंडम मोशंस हो रहे हैं, लगातार रैंडमली मतलब गैस मूव कर रही है, कांस्टेंट मोशन में है, तो क्या इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है? क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो वो तो पार्टिकल्स को बाइंड करके रखने चाहिए, इतना रैंडमनेस कैसे आ गया? तो जैसे मैंने बोला, आइडियल गैस का जो कॉन्सेप्ट है वो assumptions पे बेस्ड है, KTG is on assumptions, there are several assumptions, like 10 to 12 assumptions, कल की क्लास में पढ़ेंगे। पर एक मेन assumption, या ऐसे बोल दो कि आइडियल गैस और रियल गैस के बीच मेन डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलती है कि देयर इज नो, हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलती है देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। ये इसका क्या है? सबसे बड़ा अजम्पशन है, ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखना। वैसे कल हम डिस्कस करेंगे, पर एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान रखना, ओके? अब Okay, ma'am. सोचने वाली बात है ना कि जब इसमें इतने सारे अजम्पशंस हैं तो उसको कंसीडर क्यों करा गया? अब वो पता है आइडियल चीज तो एग्जिस्ट नहीं करती, पर इसको कंसीडर करने की 3-4 वजह थी। वो वजह ये थी कि ये कुछ बेसिक गैस के लॉस को कंप्लीटली फुलफिल कर रहा था, उनको बिल्कुल मतलब उन पे स्टैंड कर रहा था, इसीलिए इस थ्योरी को एक्सेप्ट करा गया। अब हम उन लॉस को स्टडी कर लेते हैं। देखो, पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बेटा ये लॉ दिया गया था 1661 में, बहुत पुरानी बातें हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने शुरुआत में बताया आपको कि जो KTG है ये आया था 1873 में, ठीक है, समझिए उससे 200 साल पहले की बात है, बॉयल्स लॉ। बेटा बॉयल्स लॉ कहता है कि मैं काम करूंगा जब होगा टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि जब भी हम बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे तब अपन रखेंगे टेम्परेचर को कांस्टेंट। दूसरी चीज कि जो प्रेशर है, सॉरी यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इज दैट ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, है ना? और अगर कोई न्यूमेरिकल आपको मैं दे दूं तो उसमें ऐसे भी लिख दोगे, दिक्कत थोड़ी है। Yes, ma'am. ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि एक ग्राफ प्लॉट करके दिखा दो मुझे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच।
तो आप देखो कि ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। बेटा ये ग्राफ है थियोरेटिकल ग्राफ, है ना, जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनाया। तो मैंने देखा कि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कुछ ऐसा था एट टेम्परेचर T1। आप देखो तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है और जो थ्योरेटिकल ग्राफ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना, डेविएशन है ना। यस मैम है। अभी डेविएशन होना बनता भी है, क्योंकि जो आपने थियोरेटिकल कर्व बनाया था वो थियोरेटिकल कर्व इसमें किस किस के बीच था, ये मतलब सॉरी, जो थियोरेटिकल कर्व बनाया था वो आपने आइडियल गैस के लिए बनाया था बेटा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है वो बना होगा रियल गैस पे। तो डेविएशन तो बनता है, डेविएशन होगा भी। अब मैंने क्या सोचा, मैंने कहा एक काम करते हैं, हम टेम्परेचर कम करके देखते हैं, कम टेम्परेचर पे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो जब हमने कम टेम्परेचर पे ग्राफ को ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा सा ग्राफ आया। ठीक है, दिस इज अ टेम्परेचर, यहाँ लिख देते हैं, दिस इज अ टेम्परेचर T2 एंड प्रोवाइडिंग दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। अब जब छोटे से छोटा थोड़ा कम टेम्परेचर में हमने ग्राफ प्लॉट किया तो एक्सपेक्टेड सॉरी एक्सपेरिमेंटल ग्राफ तो डॉटेड लाइन थी, और जो एक्सपेक्टेड ग्राफ था वो कुछ ऐसा था। अगर आप ध्यान से देखो तो इस बार लोअर टेम्परेचर पर ज्यादा डिफरेंस है ना, डेविएशन ज्यादा है ना एज कंपेयर टू T1। यस मैम। तो बेटा आप इस एक ऑब्जर्वेशन से ये बता सकते हो कि एट हायर टेम्परेचर गैसेस बिहेव एज at higher temperature gases behave as what? आइडियल। हाँ सॉरी, आइडियल गैसेस। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे एक बार। यस मैम। हाँ बिल्कुल, एक बार आप ये वाली स्लाइड पढ़ लो, वही सारा चीज मैटर में लिखा हुआ है, क्योंकि थ्योरेटिकल है ना, इसलिए मैंने इस बार ये वाली स्लाइड्स ऐड करी है जिसमें आप कंटेंट पढ़ लो। पहले नहीं दिखाई है क्योंकि मैं समझाना चाहती थी, अब पढ़ के देख लो, समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। बोलो, क्लियर हुआ? Ma'am, M here refers to mass now. हाँ हाँ बेटा, एम इज मास। देखो दिखाए ना, फॉर अ गिवन मास। फाइन, आगे चलो। यस मैम। ओके, नाउ वी हैव चार्ल्स लॉ। बेटा चार्ल्स लॉ आया था 1783 में। देख रहे हो, 100 साल के डिफरेंस में आ रही है चीजें। चार्ल्स लॉ बोलता है कि भाई मैं काम करूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब बेटा प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब भी क्वेश्चन आए तो अपने को पता होना चाहिए कि ऐसे भी लिख सकते हैं, बात बराबर ही है, राइट। अब एक बार इसका भी ग्राफ थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि मुझको टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ दे दो, तो आपको पता है जब भी कांस्टेंट है तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। ये था हमारा थियोरेटिकल कर्व, लेट्स ड्रॉ द एक्सपेरिमेंटल वन। तो जो मैंने एक्सपेरिमेंटल कर्व ड्रॉ किया कुछ ऐसा आया। देख रहे हो आप कि जैसे जैसे टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ रहा है, देखो जैसे आप एक्स एक्सिस में आगे जाओगे टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ेगा ना, जैसे जैसे टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ रहा है आइडियल गैस की तरफ हमारा कर्व शिफ्ट हो रहा है। इज इट विजिबल टू यू? यस मैम। तो यहां से भी वाली बात क्लियर आती है कि हायर टेम्परेचर पे गैसेस बिहेव्स एज आइडियल गैस, और ये हर बार हर ग्राफ से आएगी क्योंकि दिस इज अ फैक्ट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये फैक्ट है क्यों, क्यों टेम्परेचर बढ़ने पे आइडियल गैस बिहेवियर शो हो रही है, बताओ। मैम टेम्परेचर एटम्स दूर दूर हो जाएंगे, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगा फिर। बिल्कुल सही, अभिनव ने बताया, या अभिषेक, क्या नाम है बेटा आपका? अभिनव।
ओके, वेरी गुड अभिनव, दिस इज द फैक्ट। बिल्कुल, जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा उसका काइनेटिक फैक्टर हाई हो जाएगा। काइनेटिक फैक्टर हाई मतलब रेंडमनेस बहुत हाई हो गई, अब उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है, इसीलिए वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि आइडियल गैस और रियल गैस में बेसिक डिफरेंस ही क्या था? एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इज इट क्लियर टू यू? यस मैं मैम। चाहती हूं कि आप आज से टेम्परेचर को काइनेटिक वाले फैक्टर से कनेक्ट करना शुरू करो। टेम्परेचर, द सेकंड थिंग व्हिच comes in your mind, that is kinetic. ठीक है, टेम्परेचर काइनेटिक, टेम्परेचर काइनेटिक, इज दैट ओके? कैन यू डू दैट? यस मैम। फाइन, चलो एक बार इस वाले स्टेटमेंट को भी पढ़ लो। अच्छा, इसमें एक दिक्कत आ गई है, शायद टाइप करने में इशू हो गया है। देखो, उन्होंने लिखा तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट यहाँ पे टाइप करने में इनवर्सली कर दिया है। लेकिन मैंने आपको तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो ज्यादा इशू है नहीं इस चीज का। दिस वन इज राइट, दिस वन इज रॉन्ग। ठीक है, अब फटाफट से पढ़ लो, मुझे बताना कि आगे चलना है। मैम। ओके ओके, मैंने आपको अभी तक दो बातें बताई हैं बेटा। एक मैंने आपसे डिस्कस किया बॉयल्स लॉ, ठीक है, विच इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। और एक चीज थी ये वाली, ठीक है बेटा। एक हमने डिस्कस किया चार्ल्स लॉ, जिसने हमें बताया कि हम बात करेंगे प्रेशर कांस्टेंट पे, और एक चीज इन्होंने बोली कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। बेटा, अगर मैं इन दोनों बातों को कनेक्ट कर दूं, राइट, मैं इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर दूं, तो क्या ऐसा बन सकता है? Yes, ma'am. ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अब जो आपके पास क्वेश्चंस आए, मतलब उनमें आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बात बराबर ही होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस में आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ये वाला। इसमें क्या है कि वी हैव एन एयर बबल, ठीक है, विच इज एट द बॉटम ऑफ सम रिवर। किसी रिवर के बॉटम पे वी हैव दिस एयर बबल। यहाँ पे टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड और इस बबल का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। 40 मीटर की हाइट पे जब ये ऊपर उठता है, राइज करता है, जब सरफेस पे आता है, तभी टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या वॉल्यूम होगा ये आपसे पूछा है अप्रोक्सीमेटली। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बस मेरी एक बात को नोट कर लो कि आज के बाद कभी भी थर्मल प्रॉपर्टीज में, थर्मोडायनेमिक्स कहीं भी अगर कुछ चीज गिवन नहीं है तो मेक श्योर कि आप टेम्परेचर को केल्विन में रखो, ठीक है। और ऐसा इसलिए, ऐसा करने की दो वजह है। पहली वजह, केल्विन इज द एसआई यूनिट, एंड सेकंड थिंग इज इट इज द एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है। तो आप यही रखने की कोशिश करना। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से, बताओ मुझे। मैं आपको टाइम दे देती हूँ। इट इज 21:52 राइट नाउ, और 21:55 तक का टाइम है। बता रहा है कोई?
मैं करूं? मैम 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके आनंद, नहीं आंसर तो 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं आ रहा, बट चलो तुमने ट्राई किया, दैट्स गुड। तुषार 0.95 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं बेटा। अभिनव 0.95, नो। मैं करूं अभी? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, एक बात मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा ना, लेकिन जब मैं बॉटम की बात करूं यहाँ पर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ इस वाटर कॉलम की वजह से भी प्रेशर आएगा रो जी एच का। ठीक है, मैंने बॉटम में जितनी भी वैल्यूज उन्हें 1 से शो करा है, तो मैं यहाँ के प्रेशर को भी ऐसे ही लिख देती हूँ। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 इंटू 10⁵ प्लस वाटर की डेंसिटी होती है बेटा 10⁵ kg पर क्यूब और मीटर क्यूब, सॉरी, और जी इज 10, एच दे रखा है 40 मीटर्स। इज दैट ओके? यस मैम। अब एक बात बताओ, अप्रोक्सीमेट की वो खुद ही बात कर रहा है, ये 1.01 को अगर 1 लिख देंगे तो कोई इशू थोड़ी है। अब 10⁵ है, इधर की तरफ देखो 10⁵3 इंटू 10 प्लस इंटू 40, ये 4 इंटू 10, सॉरी 4 इंटू 10⁵ हो सकता है ना, दिस वन। यस मैम। ठीक है, यस तो इन सबको ऐड करके आप अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10⁵ लिख सकते हो। अगर मैं P2 की बात करूं तो दैट वुड बी 1.01 इंटू 10⁵, यानी कि 10⁵ ले लो। चलो, अब हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2, उसको यूज करते हैं। तो P1 हो गया 5 इंटू 10⁵, और बेटा V1 है हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मैंने आपसे बोला था टेम्परेचर आप हमेशा केल्विन में पुट करोगे। वी हैव 12 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो प्लस 273 करके, इट इज 285। Yes, Fine? ma'am. ओके बेटा, और इधर आ जाएगा हमारे पास 10⁵, V2 अपने को चाहिए, एंड 27 प्लस 273 दैट इज गोइंग टू बी 300। 10⁵ से 10⁵ कैंसिल, और V2 के लिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, यही आएगी। Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। 5 5 are 25 and 3 5 5 7 35। बेटा 300 by 57 बचा है, इसको अप्रोक्सीमेटली 300 by 60 लिख दें, ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। 5 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। अब देखो, कम हमने नीचे ज्यादा कर दिया है तो आंसर मतलब ज्यादा आना चाहिए ना, समझ रहे हो? जब आप अप्रोक्सीमेशन करते हुए, मतलब बात तो मुझे पता है आप लोगों को पता होगी, फिर भी बता देती हूँ, अगर आप डिनोमिनेटर ज्यादा करते हो, ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा अप्रोक्सीमेटेड आंसर, वो एक्चुअल आंसर से कम आएगा। फैक्ट है। अगर आप डिनोमिनेटर कम करते हो तो अप्रोक्सीमेटेड आंसर ज्यादा आएगा एक्चुअल आंसर से, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन के साथ खेल सकते हो, है ना? ये वाली चीज तो नॉर्मल है ना? यस मैम। ठीक है, चलो एक नई चीज पढ़ते हैं, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, जो अपने पास आई थी 1811 में। देख रहे हो कितने कितने डिफरेंसेस पे आ रही है चीजें, 40 50 साल 100 साल के डिफरेंस पे, सब मजे में। बड़ी प्यारी हाइपोथेसिस है ये बोलती है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर आप कांस्टेंट कर दो, मतलब आप देखो कि भाई टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हैं, तब इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, ठीक है, गैस कोई भी हो सकती है, पर अगर वॉल्यूम इक्वल है, देन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बताओ समझ में आया? देखो अभी फील नहीं आएगी, मैं भी 1 मिनट एक एग्जांपल देती हूँ। पहले ये चीज समझ लो कि हमको ये चीज बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं ये। देखो अपने पास सपोज ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है, हमने देखा, हमने इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कांस्टेंट कर दिया और इनका टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया सपोज, ठीक है। अब इसका हमने लिया 10 ml और पता चला कि यहां पर है 20 मोल्स। अब ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के हिसाब से अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट, जो कि यहां पर है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी टेम्परेचर बट कांस्टेंट है, ठीक है,
और वॉल्यूम ले लिया हमने यहाँ पे सपोज 5 ml, वो देखेगा भी नहीं कि कौन सी गैस है, वो ये बोल देगा कि अगर 10 ml पे अंडर द सेम कंडीशंस 20 मोल है तो यहाँ पे 5 ml है, मतलब यहाँ पे 10 मोल्स हैं। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे 20 ml होता तो यहाँ पे 40 मोल्स होते। समझ में आया बेटा क्या बोला है? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है पर ये अच्छी लग रही है। ठीक है, चलो हमें किसका, एक बार इसको पढ़ लो इसका स्टेटमेंट एंड लेट मी नो कि कब आगे बढ़ना है। Done, ma'am. अब बात उठी तो काफी उठी, तो लोगों ने कहा कि जब इतने सारे लॉस दिए जा रहे हो, इनको एक जगह क्लब करके देख लो कुछ हो रहा हो तो 1834 में हमारे पास देखो 3 लॉ है, वैसे तो 4 हैं, पर चौथा मैं बाद में बता दूंगी, ज्यादा मतलब ठीक है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला लॉ है हमारे पास V is inversely proportional to P. This is Boyle's law. Then we have V is directly proportional to T. This is Charles' law. And we have studied just now that V is directly proportional to N, which is Avogadro's hypothesis. ठीक है बेटा, तो हमने क्या करा, इन तीनों को करा क्लब, हमने नहीं करा, लोगों ने करा, और क्लब करके कुछ ऐसा मिल रहा है क्या? यस मैम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, PV by NT is constant. यस मैम। तो ठीक है, PV by NT is constant. एंड अच्छा, ये सब चीजें हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? गैस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इस कांस्टेंट को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, PV is equals to nRT. Is that okay? Yes, ma'am. This is very important. This is the ideal gas equation. इस चैप्टर में, इससे अगले चैप्टर में इतना भर भर के यूज है ना इस इक्वेशन का, मतलब कि ये तो आपको ऐसा फैक्ट सा बन जाएगा। आर का वैल्यू वैसे तो हर बार आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, बट मुझे लगता है कि इतना प्रैक्टिस कर लेता है बच्चा इस क्वेश्चन की, इस कॉन्सेप्ट की, कि उसको ये तो याद ही हो जाता है। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आती है तो बताओ, आगे चला जाए, तो कोई इशू हो तो पूछ लो। फाइन, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है बेटा, एक बार इसको पढ़ लो। देखो यहाँ पे, चलो तुम पढ़ते रहो, यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ मोल्स एंड इट इज मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, आप इसको रो इनटू वॉल्यूम अपॉन मोलर मास भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन दिया हो, जैसा डेटा दिया हो, आप इनमें से वैसे ट्राई कर लेना। चलो, ये सब चीजें आपको पता है, इसमें एक आर की एक ये वैल्यू और ऐड कर दी है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, चलिए, हाँ, वो जो फोर्थ लॉ था दैट इज दिस वन, प्रेशर लॉ। ये बोलता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इज दैट ओके? एक बार आप पढ़ लो फिर मुझे बताओ। Done, ma'am.
ओके बेटा मुस्कान। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मतलब मुझे लगता है कि काफी सारे लॉज हैं तो याद रखना मुश्किल हो सकता है। तो एक काम करो, आपने थोड़ा सा कुछ अपने हिसाब से कुछ ट्रिक्स बना लो। जैसे कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम सॉरी प्रेशर कांस्टेंट होता है, और इस प्रेशर लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, आप कुछ भी अपने हिसाब से ट्रिक्स बना लो, चाहे आप बीटीएस करके बना लो, पीसी का प्रियंका चोपड़ा, पीवी का कुछ भी, मतलब पीवी सिंधु, जो भी आपको बनाना है, जैसे बनाना है बना लो। बस अगर आपको ये ध्यान पड़ जाए ना कि कौन सी लॉ में कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है, उसके बाद आप वो लॉ स्टेट कर सकते हो। पता है कैसे? देखो, अगर आपको ये सब चीजें याद हो गई कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ में प्रेशर, और प्रेशर लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तभी ना आप क्या कर सकते हो, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी से, इस इक्वेशन से आप वो लॉ स्टेट कर सकते हो। सपोज बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ये वाली साइड कांस्टेंट, तो अपने को क्या मिल गया, पीवी कांस्टेंट। यानी कि अब तुम्हें ऐसे अपने आप समझ सकते हैं ना कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, है ना? अगर चार्ल्स लॉ में P कांस्टेंट है तो आप V बाय T को एक जगह ले आओ और इसको NR बाय P कर दो। P कांस्टेंट मतलब ये वाला फैक्टर कांस्टेंट, तो ये चीज है कांस्टेंट, समझ रहे हो? तो अगर आपको ये चीज याद हो जाए कि किस लॉ में क्या वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप लॉ को स्टेट कर सकते हैं, क्योंकि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है ही क्या, सारे लॉस का कंक्लूजन है। ठीक है, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बना लेना, कैसे ही पर बना लेना। अच्छा एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि किन किन कंडीशंस में एक गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो एक तो आपको पता चल गया हायर टेम्परेचर पे, क्या और भी कोई कंडीशन होती होगी? तो ना हम लोग साइंटिस्ट लोगों ने, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, अब उसको पढ़ते हैं हर्षिता कैसे। देखो, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, हमको पता है ये आइडियल गैस इक्वेशन है। साइंटिस्ट लोगों ने इसको 1 मोल के लिए स्टडी किया, तो इट बिकम्स पीवी इज इक्वल्स टू आरटी। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पीवी बाय आरटी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि किसी भी आइडियल गैस के लिए पीवी बाय आरटी का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या करा हमने, ये जो फैक्टर है पीवी बाय आरटी, इसका एक ग्राफ ड्रॉ किया पी के रिस्पेक्ट में। बेटा आइडियल गैस के लिए इट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट लाइन ना, लाइक दिस इज फॉर आइडियल गैस। अब हमने क्या करा, एक प्रैक्टिकल गैस उठाई और उसको स्टडी करने की कोशिश की। तो उसको स्टडी किया तो कुछ ऐसा सा कर्व मिला हमको, देख रहे हो? ये एक पॉइंट पे मतलब शो कर रहा है आइडियल बिहेवियर, ठीक है, एट सम वैल्यू। ये आया हमारे T1 टेम्परेचर पे। अब हमने सोचा कि एक काम करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा कम कर देते हैं, सॉरी ये काम कर रहा है T1 पे, हमने सोचा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं T2 पर। अब हमने T2 पर देखा कि यही ग्राफ कुछ ऐसा सा हो गया, ये देखो। यानी कि आप देखो, जैसे आपने टेम्परेचर राइज किया तो ये ग्राफ टूवर्ड्स द आइडियल कर्व शिफ्ट हो गया, है ना? और एक और चीज अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्राफ प्रेशर कम करने पर भी कहां शिफ्ट हो रहा है, आइडियल बिहेवियर की तरफ। यानी कि एट हायर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस। समझ में आई कंडीशन? यस। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा? शायद ये डायग्राम क्लियर रहे तो आपको मतलब याद रहे ये चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये, हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर का, याद रखोगे? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, अच्छा क्वेश्चन है। और टाइम हो रहा है अभी 22:08, 4 मिनट है, ठीक है, फटाफट से बताओ।
और अगर आपसे ना हो ना तो मुझे पहले ही बता देना, ठीक है? फिर मैं बता दूंगी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। राइट अभिनव, वेरी गुड। वेरी गुड सौरभ। एक बार मैं सॉल्व कर दूं बेटा? यस मैम। ओके, देखो हमें यहाँ बोला है पी स्क्वायर वी इज कांस्टेंट। जब भी कभी आपको ऐसे कोई रिलेशन दिया हो और आपसे दो वैल्यूज के बीच मतलब बात करी जा रही है, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात की जा रही है, तो कोशिश करो आप सब्स्टिट्यूशन कर कर कुछ ऐसा रिलेशन निकाल पाओ जो सिर्फ टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच हो। जैसे यहाँ पे पी और वी के बीच में, पर अपने को टेम्परेचर चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, इसको हम पीवी इंटू पी ऐसे लिख देते हैं। पीवी को हम एनआरटी लिख सकते हैं, और बेटा पी को हम एनआरटी बाई वी लिख सकते हैं, है ना? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन से। तो दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एनआर भी तो कांस्टेंट है ना, तो बेसिकली आपने टी स्क्वायर बाय वी इसको कांस्टेंट ला दिया। अब ये रिलेशन तो हमारे आंसर नहीं दे पाता, बट ये वाला रिलेशन दे देगा। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, टी वन स्क्वायर वी वन इज इक्वल टू टी टी स्क्वायर वी टू, और टी वन की जगह टी पुट कर देते हैं, वी की जगह वी वन की जगह वी, टी टू हमको चाहिए, वी टू कुड बी टू वी, टू वी टू वी टू वी टू वी फोर वी, यानी टू वी हो गया। वी से वी कैंसिल, और देखो यहाँ से आपका टी टू का वैल्यू आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक, चलो एक ही वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये मेंस का है। अरे टाइम तो मैंने दिया ही नहीं, चलो 15 तक ट्राई कर लो, 16 तक कर लो।
मैं करूं? यस मैम, नहीं हो रहा। ठीक है, कोई इशू नहीं। देखो आपको रिलेशन दिया हुआ है P इज इक्वल्स टू P नॉट 1 माइनस हाफ V बाय V नॉट का, सॉरी V नॉट बाय V का स्क्वायर। मैम सही है। अपेक्षा नहीं बेटा, कोई नहीं, तो यहाँ देखो मतलब एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चलना चाहिए पेन चलने से पहले। हमको एक रिलेशन दिया है, एक वैल्यू है जो चेंज हो रही है, और जो वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में प्रेशर भी चेंज होगा, है ना, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली वी हैव V1 इज इक्वल्स टू V नॉट, V2 इज इक्वल्स टू 2V नॉट। बेटा आप समझ गए ना, V1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक P1 एग्जिस्ट करेगा, V2 के कॉरेस्पॉन्डिंग P2 एग्जिस्ट करेगा। तो अपने आप सोचो दिमाग में कि P1 V1 ये सब चल रहा है, मतलब कि हमें वो वाले फॉर्म लेने पड़ेंगे न्यूमेरिकल वाले, P1 V1 by T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 by T2, या कुछ भी समझ लो, ऐसा वाला हमें कुछ कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। अगर आपको इतना क्लियर होता है फिर तो आप बस मतलब अब आपको बस वो वैल्यूज निकालनी है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं P1 निकालती हूँ। अब मैं ना कैलकुलेशन ऑरल करूंगी, अगर किसी को कोई पॉइंट पे मतलब प्रॉब्लम आ रही है लेट मी नो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे V1 V1 की जगह हमने V नॉट रखा, मतलब यहाँ पे हमने V नॉट रखा, V नॉट से V नॉट कैंसिल, अंदर 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे बचा 1 माइनस 1 by 2 विच इज गोइंग टू बी P नॉट by 2। इज दैट ओके? यस मैम। देन वी हैव P2। P2 में हमने V की जगह 2V नॉट रखा, कैंसिल करेंगे तो 1 by 2 बचा, 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4, 1 by 4 into 1 by 2 is 1 by 8, and we have to solve 1 minus 1 by 8 which is going to be 7 P naught by 8। दिक्कत? मैम ठीक है, अब एक बात बताओ, हमारे पास इक्वेशन है PV is equals to nRT, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 1 मोल, है ना। तो यानी कि इक्वेशन बची PV is equals to RT, हमको टेम्परेचर चाहिए यानी कि PV by R। तो अगर मुझे T1 चाहिए, इट मींस आई नीड P1 V1 डिवाइडेड बाय R। बेटा P1 है P नॉट by 2, V1 है V नॉट और डिवाइडेड बाय R, दिस इज T1। सिमिलरली वी कैन राइट T2 which is going to be P2 V2 over R। P2 कितना है? 7 P नॉट by 8, और V2 है 2 V नॉट डिवाइडेड बाय R। 2 से ये कैंसिल, इट इज गोइंग टू बी 4 एंड वी हैव 7 P नॉट V नॉट by 4R। कोई दिक्कत? नो नहीं? डाउट। चलो, चेंज इन टेम्परेचर चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना? V is directly proportional to T, that is the Charles law। Yes, ma'am. चलिए, तो बस हमें पता है T2 minus T1 is your answer। वैल्यू स्प्लिट कर दो फटाफट से। इसमें से हम P नॉट V नॉट बाय R कॉमन ले सकते हैं, 2R, अंदर बचेगा 7 by 2 minus 1। इसको आप सॉल्व करो तो बचेगा 5 by 2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 5 P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय 4R विच इज आवर ऑप्शन डी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। ठीक है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक ग्राफ प्लॉट करा है PV बाई T और P के बीच में। ठीक है, ये आपसे कह रहा है कि हमने एक आइडियल गैस ली है और उसकी स्पेसिफिकेशन आपको दी है 10 की पावर -3 kg ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आर का वैल्यू दिया है, ये आपसे पूछ रहा है कि वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन समझ में आया? बताओ बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन दोबारा से बोलो। नहीं आया मैम समझ में। हाँ, इसमें हमें एक ग्राफ दिया हुआ है PV बाई T और P के बीच में। ठीक है, हमसे पूछा है कि वाई इंटरसेप्ट बता दो। ये जो ग्राफ ड्रॉन है, ये ग्राफ ड्रॉन है एक आइडियल गैस के लिए विच इज 10 की पावर -3 kg ऑफ O2। मास दिया हुआ है कि कितने मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, आप समझ में आया? चलो बेटा बताओ।
जब भी नहीं हो तो मुझे बताना, मैं सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, यस मैम। ठीक है। देखो, हमको इक्वेशन है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। बेटा पीवी बाय टी का ग्राफ बना हुआ है ना, दिस इज इक्वल्स टू एनआर। अब एन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास मास दिया हुआ है। अगर मास दिया हुआ है तो मुझे पता है ना, मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं। तो 10⁻³ kg डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होगा O2 का, 32 ग्राम्स, और 32। इंटू 8.314। बेटा दोनों तरफ एक ही यूनिट रख ले, 10⁻³ kg को 1 ग्राम लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास आया। वो बात कर रहा है अप्रोक्सीमेटली की, तो उसे 8/32 लिख दूं, 1/4 यानी कि 0.25। ऑप्शन बी। कोई दिक्कत आई? देखो क्वेश्चन अभी नहीं हो रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ पे भले ही क्वेश्चन मत करो, पेपर में कर दो, प्रैक्टिस करो इन सब चीजों की, ठीक है। खूब सारे क्वेश्चन लगाओ। यहाँ पे मैंने फॉर्म करा दी, इनके करो 10-10 क्वेश्चन एक फॉर्म पे, ठीक है। बताओ ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है। अगर तुम्हें कोई चीज समझ में ना आया करे ना तो बता दिया करो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं मतलब आई एम फाइन विद द रिपीटेशन। यहाँ बोल रखा है फॉर व्हाट मास ऑफ, अच्छा एक चीज और, इसी क्वेश्चन का आगे एक्सटेंशन है। अभी ये ग्राफ था 10⁻³ kg ऑफ ऑक्सीजन के लिए। अब वो कह रहे हैं हमको बिल्कुल यही ग्राफ चाहिए, यानी कि पीवी बाय टी का वाई इंटरसेप्ट यही हो, पर बताओ हाइड्रोजन की कितना मास लूं कि हाइड्रोजन गैस पे वो यही ग्राफ दिखाए, यही सेम हाइट पे, यही सेम पोजीशन पे। समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ में आया? हम्म, No, ma'am. ओके, एक बार फिर से समझो। ये जो ग्राफ अभी आपके सामने दिख रहा है, ओके अर्चिता, अगर आपको समझ में आया तो आप मास ऑफ हाइड्रोजन निकालो। अगर आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आपकी स्क्रीन पे, ये ग्राफ बनाया गया है ऑक्सीजन के लिए, और वो भी कितना, 10⁻³ kg के लिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूं, ग्राफ मेरे को यही चाहिए। तो बताओ कितना मास ऑफ हाइड्रोजन यूज हो, यानी कि ये जो पीवी बाय टी ये है ना, ये हाइड्रोजन के केस में भी इसी हाइट पर आए। समझ रहे हो? अब समझ में आया? एक बार देखो, यहाँ पढ़ के देखो, नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं फिर से बताऊँ। आ गया? Yes, Yes. ma'am. ठीक है, बताओ बेटा, सॉल्व करके बताओ। मैं बता दूं? ओके ओके हर्षिता, देखो अपने पास तो एक ही इक्वेशन है, तो हमें तो सॉल्व इसी से करना है जो भी करना है। अब इस इक्वेशन को एक बार हाइड्रोजन के लिए लिख लो, एक बार ऑक्सीजन के लिए लिख लो। ऐसे लिखी जाएगी। अब बेटा एक बात बताओ, वो हमसे क्या कह रहा है कि पीवी बाय टी ये सेम रहना चाहिए, यानी कि पीवी बाय टी का वैल्यू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए सेम रहना चाहिए। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एनआर लिख सकते हैं। बेटा आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, फर्क ही नहीं पड़ता किस गैस के लिए लिख रहे हो, इट इज गोइंग टू बी सेम फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी गैस। आर से आर कैंसिल। अब NO2 इसको क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है ऑक्सीजन के लिए, 10⁻³ kg, मोलर मास है 32 ग्राम्स। ठीक है, इधर अपने को मास नहीं पता,
और इसका मोलर मास है 2 ग्राम्स। बेटा आप सोच रहे कि ऊपर केजी है नीचे जी है तो कैसे वैल्यूज, तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ से कट गया 16 आ गया, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है वो। तो आपके पास आंसर आ गया 16 इंटू 10⁻³ kg। इतना मास ऑफ हाइड्रोजन अगर आप लेते हो तो आपको वही सेम ग्राफ मिल जाएगा। इज दैट ओके? बताओ बेटा, समझ में आया? ओके हर्षिता। में आया 1/16, ठीक है फिर। क्या बेटा? ग्राम में हमने किया था। हाँ ग्राम में नहीं, ग्राम में नहीं आएगा ना, देखो ग्राम से तो ग्राम कैंसिल, अभी तो इधर बचा ना केजी, तो केजी में आंसर आएगा। ओके मैम। ओके ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुको। हाँ तो बेटा हमारा जैसे थ्योरेटिकल क्लास थी, आपको समझ में आया? कुछ चीज में कोई दिक्कत हुई? यस फाइन, No, ma'am. सब ठीक था? किसी को कोई इशू हो तो आप बताओ मुझे, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास, क्लास ओवर हो गई है। ओके अभिनव, ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट, वेलकम बेटा। मैम हाँ जी बेटा। मैम एक्चुअली मैंने आपको बैच अलॉटमेंट के लिए एक मैसेज हाँ डाला हाँ था हाँ मैम। हाँ, मैंने ना वो मैसेज आगे, टीचर्स मैम, बट देयर इज नो अपडेट टिल नाउ एक्चुअली। हाँ एक्चुअली हमने क्या करा है, देखो जैसे आप हमें बताते हो हम उसका स्क्रीनशॉट लेके टीचर्स के साथ शेयर कर देते हैं। अब बैकएंड टीम उसको मतलब कैसे डील कर रही है वो देखा जाएगा। वैसे अभी मैं आपको एक थोड़ा सा अपडेट अपने एंड पे बता सकती हूँ कि आप ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चेंजिंग को बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मर्जिंग वगैरह हो तो तब शिफ्ट वगैरह करा देंगे आपके टाइम के हिसाब से, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके वेलकम बेटा, ठीक है। और कोई इशू बेटा?